नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर के जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे एक हेलो करके आप किस स्टेट से किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो मैसेज करके डाल दीजिए। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपसे बताया कि भैया 2025 के बीएड के एग्जाम्स लगभग सारे स्टेट के खत्म हो चुके हैं और अब जून आ गया है। ठीक है, अब हर साल मैं जून में जो है नया बैच स्टार्ट कर देता हूँ और इस साल भी आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, इसमें क्लासेस कब से चलेंगी, कैसे चलेंगी, वो आपको एडमिशन के बाद पूरा प्रोसेस जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर डेली बेसिस पर भी ये प्रैक्टिस सेट वाली क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है, तो यूट्यूब पर आप क्लासेस ले सकते हैं। उसका पीडीएफ आपको हमारे डीओजी ऑफिशियल ऐप पर बिल्कुल फ्री में जो है देखने को मिलता रहेगा। आप ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ कोर्स, यहाँ क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाकर के आप जो भी पीडीएफ है उसको आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, नए बैच की बात करते हैं भैया, सपनों की उड़ान बैच, ये 2 ईयर वालों के लिए। ठीक है, जो 2 साल बीएड करना चाहते हैं, सपनों की उड़ान बैच उनके लिए जो है लॉन्च हो चुका है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट, उनके लिए जो है प्राइस अभी आपका 50% ऑफ के साथ 799 जो है रखा गया है, जहां पे आपको कंप्लीट थ्योरी, लाइव एंड रिकॉर्ड दोनों फॉर्म में मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी, यानी कि बाहर से आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरा कंप्लीट 1 साल आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। 1 साल यहाँ पर इसकी जो है वैधता इसको जो है देखने को मिलने वाली है। 1 साल तक आपको जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम में आपको बड़ी बड़ी क्लासेस मैराथन ग्रुप में जो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज हो गए, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने में आपको ये सब कुछ जो है देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इस बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा भैया प्रोसेस है। डीओजी ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड करके ओपन करो। यहाँ पे देखिए कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। वहाँ पे देखिए आपको बैच जो है देखने को मिल जाएगा, सपनों की उड़ान बैच, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बाय नाउ का, बाय नाउ पे क्लिक करो। पे ऑनलाइन स्कैन का ऑप्शन आता है, पे ऑनलाइन स्कैन करो। उसके बाद आपके सामने गूगल पे, फोन पे, जो भी आप चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं और अपना जो बैच है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्लासेस की 5 से 10 जून के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी जो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या आपका कोई साथी दोस्त कोई करना चाहता है तो उसको एक बार सजेस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी कंप्लीट तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जो है कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्लास यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाली है आपको। हेलो नमस्कार माय डियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। आशा करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि सेम समय पर आपका जीके जीएस का सेशन चल रहा होता है, तो आ जाओ हम लोग ट्राई करते हैं अपने सेशन पर। ये जो सेशन चलता है जीके जीएस का बच्चा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस पर ही इसे बनाया गया और दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर बच्चे इन सवालों को बनाया गया है। तो इसलिए अगर आप नए हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आने वाले एग्जाम में आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बच्चे इस सेशन से जुड़ें, है ना। तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहला सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, हमसे पूछा गया है, कहा गया वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। जैसे ही बात वैदिक सभ्यता की आती है तो आप कहते हैं सर जी सरस्वती नदी की चर्चा हम कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही बात नदी की आती है तो हम सरस्वती नदी की बात कर लेते हैं। और आपसे एक बात याद रखना है कि जो ऋग्वेद है, वैदिक सभ्यता की बात की गई तो यहाँ पर ऋग्वेद की बात हम कर लेते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। ऋग्वेद जो है इसमें 7 नदियों का वर्णन है। कितना? 7 नदियों का क्या है बच्चा? वर्णन है। आपको याद रखना कितनी नदियों का वर्णन है? 7 नदियों का वर्णन है। वो 7 नदी कौन कौन सी है बताओ जरा। तो सबसे पहली आप जानते हैं सिंधु होगा, सतलज होगा, है ना, रावी होगा, सरस्वती होगा, झेलम नदी होगी। क्या होगी? झेलम नदी होगी बच्चा, चेनाब नदी होगी और व्यास नदी होगी। तो
1 2 3 4 5 6 7 नदी आपकी हो गई। आपको याद रखना है क्या क्या होगा। सिंधु नदी हो गई आपकी, सिंधु हो गई, सतलज नदी आपकी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, ब्यास नदी हो गई, रावी नदी हो गई। बच्चा क्या हो गया, रावी, झेलम, चिनाब, ये सभी हैं। इन्हें सप्त सैंधव के नाम से हम जानते हैं। इन्हीं के आधार पर आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव भी कहा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट सवाल पर। कहा गया जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिकल्पना कर ली गई। बच्चा जैसे ही आपसे पूछेगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, तो आप जानते हैं दो की जो है क्या किया गया था, दो संगठन की जो है क्या किया गया था, दो संगठन की कल्पना कर ली गई थी। आप कहेंगे सर जी वो कौन कौन सा है, तो मैं कहूंगा सबसे पहली बात तो एक तो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। दूसरा है विश्व बैंक यानी कि जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन DC में पड़ता है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है। दो की बच्चे कल्पना की गई इस समझौते के तहत। वाशिंगटन DC में आप जानते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी जिसे हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कर दी गई। तो यानी कि अगर हमें उत्तर करना है तो C and D दोनों करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा, E वाला। क्लियर है भाई। आगे, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 आप जानते हैं जो ट्रेन 18 है उसे हम चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया। क्या किया गया है, चेन्नई इंटीग्रल कोच द्वारा, इंटीग्रल कोच द्वारा विकसित किया गया, द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। और कहां पर, चेन्नई में ही किया जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका एकदम राइट हो जाएगा। इसके द्वारा विकसित किया गया। यह एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम स्पीड बच्चे क्या है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका नाम अगर आपसे पूछे ट्रेन 18 का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर जी वंदे भारत एक्सप्रेस आजकल चल रहा है। क्या चल रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारा है वही है बच्चा। क्या है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है हमारा वही है, उसी की बात हम कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात बच्चे हम कर रहे हैं, याद रखना उसी का नाम है ना। आगे कहा गया महाधमनी किसके शीर्ष से शुरू होती है। महाधमनी की बात किया जाए तो बच्चा जैसे ही महाधमनी की बात होती है तो ये कहां से शुरू होती है, बाएं निलय के सिर से शुरू होती है। कहां से, जो महाधमनी है बच्चा ये बाएं निलय के सिर से शुरू होती है। यह बड़ी रुधिर नलिका है जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाती है। मतलब ऑक्सीकृत मतलब क्या है, शुद्ध रक्त। जैसे ही ऑक्सीकृत रक्त हुआ शुद्ध रक्त, और जो ऑक्सीकृत रक्त नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है। गैल्वन क्या कहा गया है, कहा गया है गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन से क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर जी इस्पात को जस्ते की परत के साथ आवरण करना। इस्पात को जस्ते की पतली परत के साथ बच्चे क्या जाता है, आवरण किया जाता है। ये क्रिया लोहे को संक्षारित होने या जंग लगने से बचाई जाती है। क्या होता है, ये जब परत लगता है तो क्या होता है, जंग लगने से बचाया जाता है। क्या होता है, जंग लगने से बचना, जंग लगने से बचना। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं बच्चा जंग लगने से बचना कहते हैं, याद रख लो आप। ठीक। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। किसको हम छोड़ दें तो बाकी सभी क्या हैं, बहुलक हैं। तो आप कहेंगे सर जी पॉलीकार्बोनेट को छोड़ दो। किसको छोड़ दो, पॉलीकार्बोनेट को छोड़ दो, तो बाकी सभी क्या हैं, बाकी सभी बहुलक हैं। आपको याद रखना है ये बात। कहा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी। लो भैया, एक जिला एक उत्पाद आ गया। जैसे ही पीतल की नगरी आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे सर जी जो मुरादाबाद है इसे हम
पीतल की नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीतल की नगरी के नाम से बच्चा हम जानते हैं, आपको याद रखना है। आगे आपसे पूछा जाएगा फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से 200 अधिक वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन हो रहा है? तो कहेंगे सर जी फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है। चिकनकारी कढ़ाई जो है ये इसका उत्पादन लखनऊ में होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में आता है। पीतल की नगरी जो आप जानते हैं मुरादाबाद को कहते हैं, पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। ताले अलीगढ़ में बनाए जाते हैं बच्चे, कहाँ बनाए जाते हैं? जो ताले होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। मुरादाबाद में क्या बनाया जाता है ये बताओ, यानी कि जरी जरदोजी कढ़ाई बच्चे कहाँ बनाई जाती है? आपसे ये सवाल मेरा है, आपको बताना है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? बात आता है भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। जो चित्र है भारत माता, जो चित्र आप भारत माता के चित्र देखते हैं, कहते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, वो किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने उसे बना दिया है, याद रखो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। कहाँ के थे? अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। क्या थी? अयोध्या के शासक थे जो कौशल की राजधानी थी बच्चे। कौशल की 2 राजधानी थी। क्या थी? कौशल की 2 राजधानी थी। एक तो थी बच्चा अयोध्या, एक राजधानी थी अयोध्या बच्चा, और एक राजधानी थी श्रावस्ती, है ना? क्या थी? श्रावस्ती। ये बच्चे क्या है? कौशल महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है, महाजनपद। कुल कितने महाजनपद थे? तो आप कहें कुल 16 महाजनपद थे, जो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र जो है आप जानते हैं, वहां से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो आप कहेंगे सर जी अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी, आपको याद रखना है। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो एमसी मैरी कॉम है इन्होंने अनब्रेकेबल लिखा था। क्या लिखा था? अनब्रेकेबल, यानी कभी रुकना नहीं चाहिए। क्या लिखा था? अनब्रेकेबल लिखा था। प्लेइंग टू विन लिखा, नो होल्डिंग बैक। क्या लिखा? प्लेइंग टू विन की बात यहां पर करें, क्या किसने लिखा? प्लेइंग टू विन की बात अगर हम करें, किसकी बात करें बताओ जरा? प्लेइंग टू विन और नो होल्डिंग बैक की बात करें, इम्परफेक्ट की बात करें, तो इसको किसने लिखा था? तो प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल ने लिखा था। किसने लिखा था? साइना नेहवाल की बात आप करें। आपसे पूछता है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। कौन सी खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भाई। कौन सी खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बच्चा, आपको याद रखना है। पूछे आपसे कि नो होल्डिंग बैक किसका है? तो माइकल होल्डिंग का है। किसका है? माइकल होल्डिंग। किसका है? माइकल होल्डिंग का है माय डियर। ये सभी चीजें आपको याद रखना होता है, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है। ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। क्या है? वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं, याद रखना। कहाँ के? वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज के क्या हैं? पूर्व क्रिकेटर हैं। क्या है? वेस्ट इंडीज के बच्चा क्या है? ये पूर्व क्रिकेटर के रूप में जाने जाएंगे, आपको याद रखना है। संजय माजरेकर किसके हैं? इम्परफेक्ट के हैं। कौन है? संजय माजरेकर। संजय माजरेकर, आप लोग इनका नाम कब सुने होंगे, लेकिन बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं संजय माजरेकर के बारे में। आप जानते हैं संजय जो माजरेकर हैं ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। क्या है? क्या है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, है ना? ये इनकी क्या है? आत्मकथाएं हैं बच्चे, याद रखना है ना? ये इनकी क्या है? आत्मकथाएं हैं, आपको नोट करना है। आगे बढ़ लें। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसे ही चित्रकूट या उसे चित्रकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकूट कहो या चित्रकूट जलप्रपात कहो। क्या कहो? चित्रकूट जलपात क्या कहो?
चित्रकूट या चित्रकूट कहो, तो आप कहेंगे सर जी ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, और आप जानते हैं बस्तर जिले में। कहां पर है? बस्तर जिले में है। और किस नदी पर है ये? किस नदी पर है ये? आप जानते हैं जलप्रपात, आप जानते हैं, तो आप कहेंगे सर जी इंद्रावती नदी पर। कहां पर भाई? आप लोग कहेंगे सर जी इंद्रावती नदी पर है। भारत के बड़े जलप्रपातों में से यह भी एक है। फिलहाल अभी आपको कल मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आपको ये बताएगा क्या? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे पहली बात तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका की, ये वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। पहली बात, कहाँ का देश है ये? तो दक्षिण अमेरिका का देश है। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। और इसकी राजधानी क्या होती है? काराकस होती है। बच्चे आपको याद रखना है क्या होती है इसकी जो राजधानी होती है, वो क्या होती है? काराकस होती है। यानी कि आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा? डी वाला उत्तर आपका एकदम क्लियर है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में चाबी कहां है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो आप कहेंगे सर जी थोरियम रेडियोधर्मी की बात अगर हम कर दें, किसकी? थोरियम रेडियोधर्मी धातु का बच्चे विश्व का सबसे बड़ा, आप जानते हैं भारत में थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जो मुख्यतः केरल के बच्चे तटवर्ती भागों में मिलता है। आपको याद रखना, इसके अलावा नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु और उदयपुर राजस्थान में भी बच्चे ये प्राप्त होता है, याद रखना है। पूछा गया ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो आप कहेंगे सर जी क्रेपी विसा नहीं, क्या है? ट्रेजमेनिया। क्या है? टेजमेनिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? जैसे ही कहा गया तो नासिक है, नवसारी नहीं है, नांदेड़ है, आप जानते हैं, और क्या है? निजामाबाद है। अच्छा आपसे पूछ ले कि चलो ठीक है, आपने यहां तक तो बता दिया जो भी आपके समझ में आता था। आपसे पूछे नवसारी जिला किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर जी पूर्णा नदी। किस नदी के तट पर है ये? पूर्णा नदी के तट पर है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। तो आप जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी, तो आप जानते हैं जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, पहली बात तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है, और दूसरी बात आप जानते हैं इनके बाद कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने आप जानते हैं पॉकेट बीटो का इस्तेमाल किया है। किसका किया है बच्चे? पॉकेट बीटो का। किसका? पॉकेट बीटो का बच्चे इस्तेमाल। पॉकेट बीटो का इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह, इसलिए थोड़ा सा फेमस है। आप जानते हैं डाक संशोधन में, किसमें? डाक संशोधन मामले में इन्होंने ऐसा किया था। डाक संशोधन अधिनियम के मामले में, जो डाक संशोधन अधिनियम था उसमें बच्चे इन्होंने प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है। पूछे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? पूछे बच्चा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भैया? तो आप कहेंगे सर जी द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहली भारतीय आदिवासी महिला क्या है? पहली जो है भारतीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, आपको याद रखना है, जिनका जो अभी हाल ही में इन्हें किसने इस्तीफा दिया था, अपना सौंपा था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा बच्चों इन्हें सौंप दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को। ये पॉइंट याद रखना है, आपको बताना है ये सारी चीजें। हो गया। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272
ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। अगर बच्चा आपको कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम से नहीं पता, तो भी आप उत्तर दे सकते हैं, है ना, है ना, बताना जरा। तो कहेंगे सर जी यहां पर है बिंदुसार। क्या कहेंगे? बिंदुसार कहेंगे। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा था। क्या कहा था? जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक, उन्होंने इसे क्या कहा था? अमित्रघात। एग्जाम में पूछा जाता है किसका नाम अमित्रघात है। अगर आसान सवाल आया तो, नहीं आया तो नहीं पूछा जाएगा, सीधी सीधी सी बात। अमित्रघात नाम किसका है? तो आप कहेंगे सर जी बिंदुसार का ही है। मेखला चादर, किसकी बात कर रहे हैं? मेखला चादर। आप बताओ ये क्या है? यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो जो मेखला चादर है ये क्या है? एक रेशमी वस्त्र है बच्चा। क्या है? यह एक रेशमी वस्त्र है। कैसा वस्त्र है? रेशमी वस्त्र है और असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। कहाँ की? असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? किस देश का राष्ट्रगान लिखा? बच्चे राष्ट्रगान उन्होंने 2 देशों का लिखा है। कितना? 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, 2 देशों का। तो आप कहेंगे 2 देशों का कौन कौन सा है? एक तो है बच्चा जनगण मन। क्या है? जनगण मन। दूसरा है बच्चे आमार सोनार। आमार सोनार। जनगण मन बच्चे कहाँ का है? भारत का है, भारत का है। आमार सोनार बांग्ला बच्चे कहाँ का है? आप कहेंगे सर जी बांग्लादेश का है। कहाँ का है? आमार सोनार बांग्ला बच्चे कहाँ का है? आमार सोनार बांग्ला बच्चे कहाँ का है? बांग्लादेश का है। तो आप कहेंगे आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का है, जबकि जनगण मन कहाँ का है? भारत का है। आपको पता है जो आमार सोनार बांग्ला था, ये बच्चे बंगाली भाषा में इन्होंने लिखा था, और ये इन्होंने लिखा था स्वदेशी आंदोलन के समय। कब लिखा था? स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, इस समय इन्होंने क्या किया था? इस समय इन्होंने, जब बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, तो उस समय भारतीयों में राष्ट्रवाद लाने के लिए, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये गीत के माध्यम से आमार सोनार बांग्ला लिखा था। फिलहाल जब बांग्लादेश भारत से अलग होता है तो इसने अपना राष्ट्रगान इसे ही जो है क्या किया? मान लिया। आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश ने इसे मान लिया था, आप जानते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। जो म्यांमार है, जिसे हम बर्मा के नाम से जानते हैं, इसे बच्चे भारत से अलग किया गया था। क्या किया गया था? इसे क्या किया गया था? भारत से अलग किया गया था। कब? आप जानते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम द्वारा। आप जानते हैं जो कब लागू होता है? 1937 में होता है बच्चा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी भारत में था। म्यांमार, बर्मा जो है ये भी क्या था? भारत में था बच्चा, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको ये सारी चीजें याद रखना होता है। कहा गया मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया? जैसे ही बात आती है आप कहेंगे सर जी कश्मीर में। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवा दिया। उत्तर कर दो। जिस बाजार संरचना में केवल, यानी एकाधिकार कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? एकाधिकार। यानी सीधी सीधी बात, एकाधिकार का मतलब केवल एक विक्रेता। एकाधिकार कब होगा? जब केवल एक विक्रेता होगा। एकाधिकार कब होगा? जब केवल एक विक्रेता होगा बच्चे। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। इसमें क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के बाजार में फर्मों का प्रवेश असंभव होता है। जैसे समझो, जैसे जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
आपको पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या था, भारत पर व्यापार ये करता था। क्या करता था? भारत पर व्यापार। तो व्यापार करता था तो इसका क्या था? इसका एकाधिकार था। क्या था इसका बच्चे? क्या था? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब ये हुआ, इसने कहा कि भारत पर केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है और कोई व्यापार नहीं कर सकता। जबकि आप जानते हैं कौन सा था, जब 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो वहां पर इसके एकाधिकार को समाप्त किया जाता है चाय और चीनी को छोड़कर, और जब अगला चार्टर एक्ट आ जाता है तो उसमें बच्चे पूर्णतः इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। आप सभी को याद रखना है। तो ये सारी चीजें भी बच्चा आपको नोट करने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये बच्चे आप जानते हैं इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमी से सवाल है, अर्थव्यवस्था से, तो एक वाला सही हो जाएगा। एकाधिकार तभी होगा जब वहां पर एक विक्रेता हो। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, क्या होगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। क्या होगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। चलिए भाई, तो आप कहेंगे सर जी ये शोषण के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आता है। कहां आता है? शोषण के विरुद्ध अपराध। शोषण के विरुद्ध अपराध में आर्टिकल 23 और 24 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 23 व 24। क्या आता है? अनुच्छेद 23 व 24 क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अपराध में क्या आता है? अनुच्छेद 23 और 24 का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या किया गया? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध मान लिया गया है। याद रखना, ठीक है भाई। 1528 ईस्वी में, अब बात 1528 ईस्वी की आ गई तो आपको बताना है 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? तो 1528 ईस्वी में शासक कौन था? तो आप कहेंगे सर जी 1528 ईस्वी में शासक कौन था? तो उस समय था बच्चा बाबर। अगर बाबर था तो वही तो हराएगा। और बाबर ने बच्चे यहां पर बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को। किसको हराया था? मेदिनी राय को बाबर ने हराया था 1528 में चंदेरी के युद्ध में। इसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा है ना? क्या लड़ा? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ है। लिख लो बाबर के महत्वपूर्ण युद्धों में से 1526 जो था वो कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, यहां पर आपको याद रखना है बाबर के साथ लड़ने आता है इब्राहिम लोदी। कौन आता है? इसके साथ लड़ने आता है बच्चा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बच्चे क्या होता है? इसकी हार होती है ना? और यहीं पर क्या होता है? लोदी वंश समाप्त होता है। क्या होता है? लोदी वंश क्या होता है बच्चा? लोदी वंश समाप्त होता है। एकमात्र आप जानते हैं क्या है? युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला, युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त प्रथम सुल्तान था। क्या था? हाँ, कौन था? इब्राहिम लोदी था। यहीं पर बाबर जो था बच्चे वो क्या किया? तोप का प्रयोग करता है पहली बार। तोप, बारूद, गोला, है ना? तुगलमा पद्धति, युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, है ना? और क्या होता है? इसकी जीत होती है। और यहीं पर क्या करता है? मुगल वंश की नींव रख देता है। क्या रख देता है? मुगल वंश की नींव रख देता है। क्या रख देता है? मुगल वंश की। क्या करता है बच्चे यहीं पर? वो यहीं पर ये क्या कर देता है? मुगल वंश की नींव रख देता है बच्चा, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 1527 में क्या होता है? 1527 में खानवा का युद्ध होता है।
क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है, जहां पर राणा सांगा से बाबर लड़ता है। किससे लड़ता है? राणा सांगा से कौन लड़ता है? बाबर का युद्ध होता है। क्या होता है? राणा सांगा से बाबर का युद्ध होता है, लेकिन जीत किसकी होती है? विजय किसकी होती है? बाबर की ही बच्चे होती है। राणा सांगा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं। राणा सांगा यहाँ पर आप पराजित हो देते हैं। चंदेरी के युद्ध में बच्चे मैंने आपको बताया मेदिनी राय से होता है, और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। कहाँ होता है? 1529 में बच्चा क्या होता है? घाघरा का युद्ध। कहाँ का? घाघरा का बच्चे क्या होता है? घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें आप जानते हैं क्या होता है? बाबर ने किसे पराजित किया? बाबर यहाँ जीत लेते हैं। और किससे होता है? अफगानों से युद्ध इसका होता है, अफगानों से। और बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु हो जाती है बच्चे 1523 में। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं बच्चे गद्दी संभालता है। आप जानते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला सवाल, 1528 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? जल्दी से छाप दो इसका उत्तर। क्या आएगा बताना चलो। तो कहेंगे वर्ष 1928 में इसके नेता कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। इसके नेता कौन हो जाएंगे बच्चे? चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इस संगठन की स्थापना हो गई थी। आपको याद रखना है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग भूमि है? तो आप कहते हैं सर जी 30% भाग भूमि है और 70% भाग आप जानते हैं जल ही जल है। क्या है? 70% पर जल है। कितना है? 70% जो है वो क्या है? जल है, पानी है बच्चा। 30% पर भूमि है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को बच्चे हम भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं बच्चे? भूपर्पट्टी कहते हैं, या इसे ही हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पट्टी को ही हम क्या कहते हैं बच्चा? क्रस्ट के नाम से कहते हैं। भूपर्पट्टी में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इसे बच्चे सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सियाल बना कैसे? आप जानते हैं सिलिका यहां से, एल्यूमिनियम यहां से, तो सिलिका और एल्यूमिनियम को मिलाया गया तो इसका नाम सियाल रख दिया गया। आप जानते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता क्या होगा? सिलिका और एल्यूमिनियम की बच्चे क्या होगा? अधिकता हो जाएगा। आपको नोट कर लेना है, याद रख लेना है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? लो प्यारा सा नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बच्चे? होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर बनेगा, याद रखो। आगे पूछ ले आपसे, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे बच्चे हम क्या कहते हैं? किलोमीटर, थर्मामीटर, पथमापी या चालमापी। अब दोनों में से क्या उत्तर होगा? तो आप कहते हैं सर जी उसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उसे हम ओडोमीटर कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? ओडोमीटर। क्या कहते हैं बच्चा उसे? उसे हम ओडोमीटर कहते हैं, पथमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं बच्चा, पथमापी कहते हैं, याद रखना। ओडोमीटर, पथमापी। चालमापी स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम स्पीडोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंदी में सवाल जब आए तो आप कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर करे ही क्या? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर देते देते थक जाता है, सोचता है थोड़ा हिंदी उंदी भी बदल लूं। आप देखो भी लो, है ना? चलो, थर्मामीटर से बच्चे शरीर का ताप,
क्या होता है? शरीर का ताप, इसे मापा जाता है, शरीर का ताप, यानी ताप मापी यंत्र है, आप जानते हैं। किलोमीटर जो होता है इसे दूरी मापने का इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। क्या है भाई? दूरी मापने की इकाई है। कहा गया दाब के एसआई मात्रक को हम क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछ ले कि दाब के एसआई मात्रक क्या है, तो पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर होगा। क्या होगा? पास्कल है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो आप कहेंगे सर जी मैग्नीशियम जो है ये लाल लिटमस को क्या कर देता है बच्चा? नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही होगा। कहा गया कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो आप कहेंगे सर जी ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग, जिसे हम अवरक्त कहते हैं, विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, जिसमें आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्या आता है? जिसमें क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है बच्चे। ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। ये जो गैसें होते हैं वो वायुमंडल की ऊपरी परत, ऊपरी सतह पर जम जाते हैं और पृथ्वी के तापमान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। यानी जो अधिक गर्मी होती है ये इन्हीं की वजह से होती है बच्चे, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? लो, जिसका प्रयोग आप कंटिन्यू करते रहते हो, हमेशा करते रहते हो, तो आपको बताना है जो ब्लूटूथ है इसका आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था भाई? छापो। तो डॉक्टर जॉब हॉर्सन। किसने किया था? डॉक्टर जॉब हॉर्सन ने किया था। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो जॉब हॉर्सन ने किया था। ठीक। रुक्मिणी देवी अरुंडेल नृत्य किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल की बात किया जाए तो जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का, आप जानते हैं, शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। वहाँ की बच्चे प्रसिद्ध नर्तकी और कोरियोग्राफर थी, आपको याद रखना है। भरतनाट्यम के और प्रसिद्ध नृत्यकाएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सर जी यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, कौन होंगे? यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे बच्चा, सोनल मानसिंह हो जाएंगी, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये सभी कौन हो जाएंगी? मृणालिनी साराभाई। ये सभी बच्चे भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तकियों में से एक हैं, याद रखना है। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? लो, आ गई ना बात। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? तो मैं कहूंगा भाई अब आपको बताऊं वैसे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूं, आपको सीधा सीधा दिखा दे रहा हूं कि किसके साथ वो साझा नहीं करता भूटान। ठीक है भाई, 1 मिनट आप रुको बस भाई। देखो यहां भूटान है, ये एरिया भूटान है। भूटान आप जानते हैं भारत में 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने? 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले तो ये देखो सिक्किम के साथ करता है, सिक्किम के साथ साझा करेगा। यहां पर देखो ये अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है। किससे कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश से साझा कर रहा है। दूसरी बात देखो, जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये बिहार का एरिया है, तो बिहार से भी साझा करता है।
और ये आप देखो, ये असम है, असम। तो इन 4 राज्यों से करता है। सिक्किम किससे करता है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी बच्चा, सॉरी माय डियर, ये बिहार कर दिया हूं मैंने, सॉरी भाई, गलती हो गया, माफ करो, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। बच्चे ये आप जानते हैं बिहार यहीं तक है ना, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये वाला, ये कौन सा एरिया है? ये बच्चा पश्चिम बंगाल का एरिया है, देखो ये वाला। तो किससे करता है? ये पश्चिम बंगाल है बच्चा, पश्चिम बंगाल है, सॉरी। तो 4 राज्यों के साथ भूटान साझा अपना करता है सीमा। पहली बात तो मैंने कहा पश्चिम बंगाल से साझा करेगा, दूसरी बात मैंने कहा सिक्किम से करेगा, तीसरी बात मैंने कहा असम से करेगा और अरुणाचल प्रदेश से करेगा। अब देखो इसमें इन चारों में से जो नहीं हो उसको हटा दो। अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल से किया, सिक्किम से किया, अरुणाचल प्रदेश से किया, असम के स्थान पे मेघालय आ गया, मेघालय को हटा दो। किसे हटा दो? मेघालय राज्य से साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपने क्या किया? सी को उत्तर कर दिया। कहेंगे बिल्कुल बात सही है सर जी। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? बात कंप्यूटर माउस की आविष्कार की आती है तो आप कहेंगे सर जी डगलस एंजलवर्ट। कौन होंगे? डगलस एंजलवर्ट होंगे। 1960 में बच्चे इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। कब बच्चा? 1960 के दौरान बिल इंग्लिश की सहायता से इन्होंने इसकी क्या किया था? कर दिया था, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर नहीं बच्चे, रामसर स्थल, रामसर वेटलैंड, रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। बच्चे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं ऊपरी गंगा नदी की बात हम कर लें। किसकी बात कर लें? ऊपरी गंगा नदी की बात करें, इसे हम अपर गंगा रिवर कहते हैं। इसको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह वज्रघाट से नरौरा तक विस्तृत है, आपको याद रखना है। क्लियर है? आपसे पूछे रामसर कन्वेंशन कब हुआ था तो आप क्या कहेंगे? है ना? चलो ये बात समझ पा। वेराइट्स तथा इडालुसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? हमने कहा बेराइट्स तथा इडालुसाइड्स। आप जानते हैं ये खनिज जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश। ये जो खनिज हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्जापुर में पाए जाते हैं। खनिज है बच्चे, क्या है? खनिज है। खनिज क्या है? ये खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बच्चे? सोनभद्र एवं मिर्जापुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से मात्र 12 जिलों ही खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न भी हैं। आपको यह भी याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर सोनभद्र आपका उत्तर आ जाएगा और ये यूपी की बात है तो ये भी याद रख लो। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब बाघों की संरक्षण की बात कर दें तो अमनगढ़ की बात हम कर देंगे। किसकी बात कर लेंगे? अमनगढ़ बच्चे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है ना? बिजनौर जनपद में में लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में बच्चे विकसित है। आप जानते हैं ये एक टाइगर रिजर्व है। 2012 में इसे स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ सरिस्का लिखा गया है। सरिस्का आप सभी को पता होगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। जबकि आपको पता है जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात कर दिया जाए तो कहाँ पर है बच्चे? मध्य प्रदेश में। आप कहेंगे कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। एक अंतिम सवाल है आज का। कहा गया है 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे बच्चे? बात कानपुर के नेता की बात आती है तो वहां पर 2 लोग संयुक्त रूप से थे। एक तो तात्या टोपे, एक थे नाना साहेब। लेकिन मुख्य भूमिका किसकी थी? किसके साथ वो सहयोगी बने थे? तो नाना साहेब यहां पर थे। इनके सहयोगी के रूप में काम किसने किया था? इनके सहयोगी के रूप में किसने काम किया था? तो तात्या टोपे ने इनके सहयोगी के रूप में बच्चे कानपुर में काम किया था। आपको याद रखना है। पूछे, आपको याद रखना है, आपसे पूछे जो 1857 है क्या है?
1857 जो है 1857 की क्रांति, इसकी क्रांति का प्रतीक, इसका नारा क्या था बच्चे? इसका नारा क्या था? तो कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। क्या था? इसका नारा क्या था? कमल और रोटी। बच्चा आप जानते हैं इसका नारा था कमल एवं रोटी। बच्चे क्या था? इसका नारा था। आप सभी को याद रखना है। जगदीश कुंवर सिंह बच्चे कहाँ के हैं? तो इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? जगदीश कुंवर सिंह ने बच्चे कहाँ से किया था? बिहार से नेतृत्व किया था। आप सभी को याद रखना है। वाजिद अली शाह बच्चे, ये आप जानते हैं अवध के अंतिम नवाब थे। कहाँ के थे? अवध के अंतिम नवाब थे। क्या थे? अवध के अंतिम नवाब थे। अंतिम नवाब। इनकी जो दूसरी पत्नी थी, कौन थी? दूसरी पत्नी इनकी जो थी, जिनका नाम था हजरत बेगम महल। क्या नाम था? हजरत बेगम महल। हजरत बेगम महल नाम था। इन्होंने बच्चे आप जानते हैं कहाँ से? लखनऊ से क्या किया था? लखनऊ से नेतृत्व। क्या किया? लखनऊ से नेतृत्व किया। किसका? 1857 की क्रांति का। किसका किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था भाई। तो ये था आपका आज का सेशन। अगर बच्चे क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो, ऐसी क्लासेस पर डे आपको चाहिए, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कैसी लगी क्लास भैया? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय डियर।